बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे हैं। हेल्थ असेसमेंट में हमने इसका जो 4th चैप्टर है उसका हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारे जो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और उसकी जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के एंड में मिल जाएगी। वहाँ से आप पार्ट 1 स्टडी कर सकते हैं। अब हम पार्ट 2 जो कि इस चैप्टर की लास्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने स्किन का जो स्किन से रिलेटेड जो जितने भी लीजन्स वगैरह थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हेड की असेसमेंट है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। हेड की एनाटॉमी आप लोगों को दिखाई गई है। स्टूडेंट्स के हेड में पैराइटल बोन होते हैं, टेम्पोरल बोन होते हैं, ऑक्सीपिटल बोन होता है, फ्रंटल, स्फेनोइड, इथमोइड और फेशियल्स बोन, फ्रंटल, पैराइटल बोन, स्फेनोइड, टेम्पोरल, नेजल, जाइगोमेटिक बोन, वोमेर और मैक्सिला और मैंडिबल, जो जितने भी बोन्स होते हैं जो कि आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पहले कवर किए गए हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किल है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में से BSN फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 3 स्केलेटल सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को ये बोन्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी। हेड की एनाटॉमी में यही फ्रंटल बोन, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और नेजल बोन और पैरोटिड ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अगर हेड की हम असेसमेंट कर रहे हो तो हमें इन चीज़ों का अपने माइंड में बनानी होती है कि इनसे रिलेटेड हमने देखनी होती है कि इन सब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेड एंड नेक हिस्ट्री। जब हम हेड और नेक की हिस्ट्री ले रहे होंगे तो हम किस तरीके से लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम इंक्लूड करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो हेडेक्स का हम पूछेंगे, एनी हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की लॉस होने की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। ये हम पेशेंट से पूछेंगे कि पहले आप लोगों को आपको कहीं आपके जो कॉन्शियसनेस लेवल है इसमें कोई लॉस तो नहीं हुई थी, डिजीनेस तो आपको कभी महसूस नहीं होती, चक्कर तो नहीं आते, शीजर्स यानी जो झटके हैं वो तो नहीं होते, फेशियल पेन तो नहीं होता, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई विजुअल चेंजेस तो नहीं है, कोई स्वालो ग्लैंड तो नहीं है, ग्लैंड्स में कोई स्वालो तो नहीं है। ये हम देखेंगे। ट्रॉमा हम पूछेंगे, कोई हेड या फेस से रिलेटेड कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, स्कल्प जो है वो ईची तो नहीं है, खुजली तो नहीं होती खोपड़ी में, वो हम पूछेंगे। स्कल्प में कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं है, लाइस वगैरह तो नहीं है स्कल्प में, ये हम पूछेंगे। एलर्जीज़ का हम देखेंगे कि कोई एलर्जीज़ तो नहीं है, किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं हुई है, एलर्जन से कोई एक्सपोजर तो नहीं हुई है, ये हम पूछेंगे। मेडिकेशंस आर ट्रीटमेंट यूज़। कोई मेडिकेशन, कोई ट्रीटमेंट तो यूज़ नहीं की है, कोई मेडिकेशंस वगैरह तो यूज़ नहीं करते थे, ये हम पूछेंगे। नेक पेन के बारे में पूछेंगे। नेक में मासेस को देखेंगे, कोई मासेस तो नहीं है, ग्लैंड्स स्वालो तो नहीं है, कोई थायराइड ग्लैंड में कोई गोइटर तो नहीं बना, स्वालो तो नहीं हुआ है, ये देखेंगे। अगर मौत के बारे में जब हम माउथ, थ्रोट और नेक पे आ जाते हैं तो फिर हम माउथ के अंदर अल्सर्स को देखते हैं, सोर थ्रोट को देखते हैं, हॉर्सनेस जो होता है कि आवाज़ निकालने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होती, बातें करने में, उसको हम देखेंगे। कोई भी अगर वोकल कॉर्ड्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, ये हम पूछेंगे पेशेंट से। इसके बारे में हम हिस्ट्री लेंगे। एसेस थायराइड फंक्शन तक हम एसेस करेंगे कि थायराइड फंक्शन जो है वो उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आई है। अगर हम अभी हेड की हमारे हेड की जब हम एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो किस तरीके से हम एग्ज़ामिनेशन करेंगे। स्कल्प में हम देखेंगे कि कोई स्केलिनेस तो नहीं है। स्केलिनेस मींस कि ये जो स्कल्प की जो खुजली होती है इस तरह तो कोई बात नहीं है, ये हम देखेंगे। लम्प्स देखेंगे हम कि कोई वहाँ पे मासेस तो नहीं है स्कल्प में। लीजन्स हम देखेंगे कि कोई निशानात वगैरह तो नहीं है। स्कल्प की अगर हम देखें तो उसके साइज़ को देखेंगे, कॉन्टोर
और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, साख्त को, उसमें डिफॉर्मिटीज़ देखेंगे अगर कोई हो, टेंडरनेस तो नहीं है यानी डीप पेन तो नहीं है वो हम देखेंगे, अनयूजुअल मूवमेंट यानी जो है एक गैर तरतीब से मूवमेंट्स तो नहीं हो रही वो हम देखेंगे। हेयर एंड नेल, अब जब हम हेयर और नेल्स को देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि हेयर नर्सिंग हिस्ट्री फोकस ऑन हेयर से रिलेटेड, जब हम नर्सिंग हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हेयर की जो कर्लिंग होती है, किसी के कर्ली हेयर्स है या किसी के स्ट्रेटनिंग जो है हेयर से रिलेटेड स्ट्रेट हेयर, उन पे हम देखते हैं, हमारा फोकस होता है। रिसेंट कीमोथेरेपी पे फोकस होता है कि कहीं रिसेंटली कोई कीमोथेरेपी तो नहीं की गई है या कोई हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से हेयर जो है वो थिन हो गए हैं, ये हम देखते हैं। नेल्स नर्सिंग हिस्ट्री फोकस ऑन, अब हम जब नेल्स पे नर्सिंग हिस्ट्री लेते हैं तो हमारी फोकस इन 3 चीज़ों पे होनी चाहिए कि प्रीवियस इलनेस और इंजरी, कोई प्रीवियस इलनेस तो नहीं है या कोई इंजरी तो नहीं हुई थी नेल्स के साथ, कोई पेरिफेरल सर्कुलेटरी डिजीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी सर्कुलेटरी डिजीज़ के जिसमें हमारी पेरिफेरी को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो स्लो है। एक्सेसिव थिकनिंग को देखेंगे कि नेल्स में कोई एक्सेसिव थिकनिंग तो नहीं आ गई है। अब एग्ज़ामिनेशन जब हम नेल्स की करेंगे तो उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है उसके बारे में लिखा है कि इंस्पेक्ट एंड पल्पेट फिंगर नेल एंड टोई नेल, फिंगर नेल्स को और टोई नेल्स को दोनों को हमने पल्पेट करके उसको इंस्पेक्ट करके यानी उसको पहले देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है और बाद में उसकी पल्पेशन करके देखनी होती है। एडहेरेंस टू नेल बेड्स, अब नेल की जो डिस्टल पार्ट होती है वो कितना एडहेर है नेल बेड के साथ, ये नेल कितना एडहेर है नेल बेड के साथ, इसको भी हमने देखना होता है। कलर हमने देखनी होती है जिसमें हमें या साइनोसिस या पेलर का पता चल जाता है। कंटाउर जो इसकी साख्त उसकी शेप होती है वो हमने देखनी होती है। क्लबिंग हमने देखनी होती है स्टूडेंट्स, क्लबिंग जो नेल्स की क्लबिंग होती है, ये आगे एक स्लाइड आ रहा है जिसमें पिक्चर दिया गया है एक क्लब्ड नेल की। तो इसकी काजेज़ जो है वो कुछ इस तरह है कि जब क्रोनिक ब्लड ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है नेल्स के लिए तो उसके रिज़ल्ट में जो है नेल्स क्लब हो जाते हैं। इसमें जो एंगल होती है वो 160 से अबव हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लब्ड नेल है। सिमेट्री एंड थिकनेस को हम देखेंगे कि सिमेट्री कैसी है नेल की, इसकी थिकनेस कितनी है। क्लीननेस को देखेंगे, लीजन्स अगर कोई हो तो वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लबिंग दिखाया गया है। अब जो क्लबिंग हो, जो नॉर्मल फिंगर होती है नॉर्मल नील, यहाँ पे जो ये एंगल यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, जो एंगल बनी है वो 160 का एंगल होता है। अब जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, क्लब्ड फिंगर होता है तो वो ग्रेटर देन 160 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट 180 हो गया है या 180 से भी ग्रेटर हो गया है तो ये इस किस्म का एक नेल होता है जिसको देख के आप लोगों ने समझनी है कि ये क्लब्ड नेल है, एक क्लब्ड फिंगर है जिसकी नेल इस किस्म की होती है। अब इसकी काज, एक मेन काज इसकी ये है कि ऑक्सीजन की अगर ब्लड में क्रोनिकली इसकी लो लेवल आ जाती है तो नेल इस किस्म का बन जाता है। अब फिंगर नेल से रिलेटेड यहाँ पे क्लबिंग आप लोगों को दिखाई गई है। डोर्सल फेलिंग्स राउंडेड एंड बाल्बुअस, जो डोर्सल फेलिंग्स होता है, ये डोर्सल जो साइड होता है फेलिंग्स का एक, तो वो राउंडेड हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स राउंडेड हो गई है। और बल्बस यानी वहाँ पे एक उभरा सा वो दिखाई देता है। कन्वेक्सिटी ऑफ नेल प्लेट इंक्रीज, ये जो नेल प्लेट होती है इसकी कन्वेक्स साइड इंक्रीज हो जाती है। एंगल बिटवीन प्लेट एंड प्रोक्सिमल नेल फॉल इंक्रीज टू 180 आर मोर, ये जो नेल फोल्ड होता है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोक्सिमल नेल फोल्ड होता है, इस एरिया पे हम इसको प्रोक्सिमल नेल फोल्ड बोलते हैं। तो ये जो प्रोक्सिमल नेल फोल्ड होता है, इसके और जो प्लेट होता है, प्लेट के दरमियान जो एंगल होती है वो या तो 180 से इंक्रीज़ होती है या उससे भी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, या तो 180 या उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ये क्लबिंग हुआ है। प्रोक्सिमल नेल फोल्ड फील्ड स्पॉन्जी, ये जो प्रोक्सिमल नेल फोल्ड होते हैं ये इनको जब पल्पेट करते हैं तो ये स्पॉन्जी सा फीलिंग होता है। बहुत सारे काजेज़ इसके हो सकते हैं, जिनमें क्रोनिक हाइपोक्सिया है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीजन की जब क्रोनिकली कमी आ जाती है, या कोई लंग कैंसर होती है तो उसके रिज़ल्ट में क्लबिंग ऑफ नेल हो सकती है। सेकेंड नंबर पे है पेरोनिकिया इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड लेटरल नेल फोल्ड। ये जो स्टूडेंट्स ये इनको हम प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड बोलते हैं, और जो साइड पे होते हैं इनको हम लेटरल नेल फोल्ड्स बोलते हैं। अब इनमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो इस कंडीशन को हम पेरोनिकिया बोलते हैं। या तो ये एक्यूट हो सकती है या क्रोनिक हो सकती है। फोल्ड रेड स्वालन में बी टेंडर, ये फोल्ड्स जो होते हैं रेड कलर के हो जाते हैं, स्वालो भी हो जाते हैं, और जब उसको छूते हैं तो मे बी वो टेंडर यानी डीप पेन जो है वो महसूस हो सकती है। अब थर्ड नंबर पे है ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ओनिकोलाइसिस जो होता है ये पेनलेस सेपरेशन ऑफ द नेल प्लेट फ्रॉम नेल बेड। ये एक पेनलेस सेपरेशन होता है, नेल प्लेट जो है वो सेपरेट हो जाती है नेल बेड से। स्टार्टिंग डिस्टली, ये शुरू से डिस्टली इस तरह होता है, जो डिस्टल रीजन होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और नेल प्लेट से जो है नेल प्लेट जो है वो नेल बेड से अलग हो जाती है। इसके बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल इसकी ले तो कोई भी स्किन डिजीज़ जिसमें इन्फेक्शन आती है, इंजरी आती है, या एक्सेसिव मॉइस्चर ऑफ द नेल्स, तो ये इंक्लूड है इसके काजेज़ में। टेरीज नेल जो है स्टूडेंट्स ये एक वाइटिश विथ ए डिस्टल बैंड ऑफ रेडिश ब्राउन, ये वाइटिश कलर के होते हैं इसमें नेल्स, लेकिन जो डिस्टल बैंड होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सीन इन एजिंग एंड सम क्रोनिक डिजीज़, ये एजिंग के साथ इस तरह होती है, और सम क्रोनिक डिजीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है इसमें ये टेरीज नेल हो जाते हैं। ल्यूकोनिकिया जो है स्टूडेंट्स ये वाइट स्पॉट कास्ड बाय ट्रॉमा दे ग्रो आउट विथ नेल्स। ये वाइट स्पॉट्स होते हैं जो कि किसी ट्रॉमा की वजह से पैदा हो सकते हैं, फिर ये नेल के साथ साथ जो है ग्रो करते हैं। ट्रांसवर्स वाइट लाइन होते हैं नेल्स में। कर्व्ड वाइट लाइन सिमिलर टू कर्व ऑफ लूनुला, जो लूनुला होता है जो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम लूनुला कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होती है। अब ये भी एक लूनुला ही के जैसे एक कर्व लाइन होती है वाइट कलर का। दे फॉलो एन इलनेस एंड ग्रो आउट विद नेल्स, ये किसी भी इलनेस के बाद हो जाती है, पैदा हो जाते हैं और फिर नेल के साथ ग्रो करते हैं। अब एग्ज़ामिनेशन ऑफ हेयर्स। अब हेयर्स के एग्ज़ामिनेशन पे जब हम आ जाते हैं तो हम उनकी क्वालिटी को देखते हैं कि क्वालिटी में हेयर्स के कैसे है, थिक है कि नहीं, थिन हेयर है, या क्वांटिटी को देखते हैं कि उनकी मकदार कितनी है, बस हल्के से है या नहीं, अच्छे से उनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि पूरे हेड पे है या नहीं, किसी एरिया पे नहीं है। उसकी क्लीननेस को देखते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेस्टेशंस तो वगैरह तो नहीं आई हुई है, क्लीन है या नहीं। पैटर्न ऑफ लॉस को देखते हैं कि अगर कोई हेयर लॉस हो रही है तो वो किस पैटर्न से हो रही है, इन्फेस्टेशंस यानी लाइस वगैरह वहाँ पे तो नहीं आए हैं, ये हम देखते हैं। हेयर लॉस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फर्स्ट वन हमारे साथ एक कंडीशन है एलोपीसिया
एरिटा. Alopecia areata clearly demarcated round or oval patches of hair loss. ये एक निशान सा बन जाता है जिसमें या तो राउंड या तो ओवल ये शेप का होता है, जिसमें क्लियरली जो है हेयर लॉस हो जाती है. यूजुअली अफेक्टिंग यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. अक्सर ये यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन में कॉमन है. देयर इज़ नो विजिबल स्केलिंग और इन्फ्लेमेशन. यहाँ पे कोई स्केलिंग, यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन ये जो है बस इस किस्म का एक एलोपेशिया, एक गंजापन जो है वो हो जाता है. इसकी काज जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है. ये ख़ुद एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यूनिटी अपने ही सेल्स पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है. तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं स्टूडेंट्स. टीनिया कैपिटिस है. ये एक फंगल इन्फेक्शन होती है जिसे हम रिंगवार्म इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो निशानात होते हैं वो बिल्कुल रिंगवार्म की तरह होते हैं. राउंड स्केलिंग पैचेस ऑफ एलोपेशिया. यहाँ पे राउंडली जो निशान बना होता है वो गंजेपन का एक निशान होता है. हेयर्स आर ब्रोकन ऑफ क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्कल्प. हेयर्स जो होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं और जो स्कल्प होता है उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं, वहाँ तक ब्रेक हो जाते हैं. यूजुअली काज बाय फंगल इन्फेक्शन फ्राम टीनिया टोन्सुरेंस. अक्सर ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है. जो टीनिया टोन्सुरेंस होती है उसकी वजह से होता है. एक फंगस है. मिमिक्स सीबोरिक डर्मेटाइटिस. ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है उसकी किस्म का ये भी होता है. ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है ये कॉमन स्किन कंडीशन है जो कि मेनली जो स्कल्प होता है उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. अब स्टूडेंट्स अगर हम फेस की एग्ज़ामिनेशन करें तो हम फेस की जो कॉन्टूर है यानी इसकी जो साख्त है उसको देखेंगे, फेस की एक्सप्रेशंस को देखेंगे, मूवमेंट्स को देखेंगे, फेस पे सेंसेशंस को हम चेक करेंगे, लिम्फ नोड्स को देखेंगे जो जितने भी लिम्फ नोड्स है. एडीमा हम देखेंगे कोई एडीमा नहीं हुआ या कोई लीजन्स तो नहीं है. ये हम फेस के एग्ज़ामिनेशन में देखते हैं. जब हम नेक की एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो उसकी अब नेक की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हमें दी गई है कि यहाँ पे स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल होता है, यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल होता है, ओमोहॉइड मसल होता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ओमोहॉइड मसल होता है ये हार्ट बोन को डिप्रेस करता है, इसलिए इसे हम ओमोहॉइड मसल्स कहते हैं. हार्ट बोन होती है, थायराइड ग्लैंड होता है, उसके 2 लूब्स होते हैं और इस्थिमस के ज़रिए वो एक दूसरे से वो 2 लूब्स अटैच होते हैं. फिर अब थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखें तो इंस्पेक्ट द नेक लुकिंग फॉर द थायराइड ग्लैंड. नेक को अगर हम अगर इंस्पेक्शन नेक की कर रहे हैं तो हम नेक को ऑब्ज़र्व करेंगे, थायराइड ग्लैंड को ऑब्ज़र्व करेंगे. नोट विद इट इज़ विजिबल एंड सिमेट्रिकल. हम देखेंगे कि ये विजिबल है या नहीं थायराइड ग्लैंड, या सिमेट्रिकल है या नहीं. विजिबल इन लार्ज थायराइड ग्लैंड इज़ कॉल्ड ए गोइटर. अगर हमें विजिबल है थायराइड ग्लैंड और इनलार्ज्ड है तो इसका मतलब है कि ये गोइटर यहाँ पे बना हुआ है. आइडेंटिफाई द क्रिकोइड कार्टिलेज विद द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड. हम क्रिकोइड कार्टिलेज को आइडेंटिफाई करते हैं दोनों हैंड्स के जो फिंगर्स होते हैं उनके ज़रिए. मूव डाउनवर्ड 2 or 3 ट्रेकियल रिंग्स वाइल पल्पेटिंग फॉर द इस्थमस. अगर हम इस्थमस को देखने के लिए उसकी शेप को देखने के लिए हम पल्पेट करें तो हम 2 or 3 ट्रेकियल रिंग्स जो होते हैं उनसे डाउनवर्ड जब हम पल्पेट करेंगे तो हमें इस्थमस जो है वो पल्पेशन उसकी हो जाएगी. Move laterally from the midline while palpating for the 2 loop of thyroid. अब इस्थमस के मिड लाइन से हम दोनों साइड पे लेटरली मूव करेंगे तो हमें जो थायराइड ग्लैंड के जो 2 लूब्स है वो भी पल्पेट हो जाएंगी. नोट साइज, सिमेट्री एंड पोजीशन ऑफ लूब. हम लूब्स की साइज़ को, उनकी सिमेट्री को, उनके पोजीशन को नोट करेंगे. एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ एनी नोड्यूल्स. अगर यहाँ पे कोई नोड्यूल्स वगैरह है तो उनको भी हम नोट करेंगे. द नॉर्मल ग्लैंड इज़ ऑफन नॉट पल्पेबल. जो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड होता है वो अक्सर पल्पेबल नहीं होता. जो उसमें अब नॉर्मलिटी आ जाती है, थिक हो जाता है, गोइटर हो जाता है, तब ये पल्पेट हो सकती है.
हम अब नेक में जो लिम्फ नोड्स है उनकी पल्पेशन किस तरह करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फ नोड्स होते हैं जो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखाई गई है। स्टूडेंट्स के पोस्टीरियर अरिकुलर जो लिम्फ नोड होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ है, आप लोगों ने इनकी लोकेशन याद करनी है। ऑक्सीपिटल कहाँ होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। सुपरफिशियल सर्वाइकल्स जो होते हैं वो आप लोगों को दिखाए गए हैं। डीप सर्वाइकल, अदर नोड्स ऑफ हेड, नेक, ऑक्सीपिटल, स्कब, एयर, बेक ऑफ द नेक, टंग, ट्रेकियल, नेजोफेरिंग्स, नेजल कैविटी, पैलेट और एजोफेगस, इन सब में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फ नोड्स होते हैं। इन सब की आप लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम में लोकेशन दिखाई गई है। आप लोगों ने इन लोकेशन को याद करना है। और जब आप यहाँ अगर आप लोगों को नेक में लिम्फ नोड्स की जो एग्जामिनेशन है वो करनी होगी तो आप लोगों को याद होनी होगी कि प्री अरिकुलर लिम्फ नोड होते हैं, पोस्ट अरिकुलर लिम्फ नोड भी होते हैं, पेरोटिड लिम्फ नोड होते हैं, टॉन्सिलर होते हैं, सबमेंटल होते हैं, सबमेंडिबुलर होते हैं, सब क्लेविकुलर होते हैं। यह आपने याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये इस वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों का जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम जो 5th चैप्टर है वो हम 5th चैप्टर है कि इसका पार्ट है वो हम देख के फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।